अब एज, पहले मैं एज के बारे में आपको बता देना चाहता हूं, और एज मतलब आयु। देखो आयु हम दो तरीके से मेजर करते हैं। आपका एक प्रेजेंट होता है और इसको हमने वर्तमान भी बोला है, ठीक है। और एक अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो ये आपका पास्ट है, यानी कि ये भूतकाल है, और ये हो गया फ्यूचर, यानी कि भविष्य। तो एज तीनों क्राइटेरिया में चलता है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि एक्स एक एज है, 5 साल पहले अगर मैं एज की बात करूंगा तो x माइनस 5 होगी, और 5 साल में बाद बात करूंगा तो x प्लस 5 होगी। तो आपका जो ये प्रेजेंट होता है ये एक तरीके से रेफरेंस होता है। रेफरेंस मतलब इसी के संदर्भ में बात की जाती है। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते पास्ट से फ्यूचर में जाना हो और प्रेजेंट में होकर ना जाओ, आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आप -5 हो तो आप पहले +5 उतरोगे तो आप प्रेजेंट पर आओगे, फिर +5 पर जाओगे तो आप फ्यूचर पर आओगे। तो जो प्रेजेंट की बात है, जो वर्तमान की बात है, इसको अगर लैंग्वेज के तौर पर कहा जाए, इंग्लिश में तो नाउ कहते हैं और अब, हिंदी में अब कहते हैं। जब आपकी एज के जब क्वेश्चंस बनेंगे तो एज के क्वेश्चंस में आपको सिंपल सी गणित ये रहने वाली है कि नाउ और अब लिखा रहेगा कि भाई अब, तो अब मतलब प्रेजेंट के बारे में बात की गई है, जनरली ये चर्चा है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये बात आपको समझनी होगी पहले बात तो, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन बोलेगा कि 5 साल बाद, तो आप प्रेजेंट के रेफरेंस में ही आप लोगे। क्लियर? चलिए, अगर मैं बात कहना चाहता हूं, यहां अगर कुछ एज है और यहां अगर कुछ एज है तो इनके बीच में डिफरेंस कितना होता है? तो डिफरेंस आप डायरेक्टली देख सकते हो कि 5 साल पहले और 5 साल बाद, तो 10 साल का गैप आ गया। अगर आप गैप को देख रहे हो तो वो 10 साल का गैप है आपका। नॉर्मली देखा जाए तो 10 साल का गैप आ जाता है। क्लियर? चलिए, जैसे कि एज में अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने ये बनता है कि ए और बी है, और ए और बी की एज का डिफरेंस 23 साल है। आज से 5 साल बाद, देखो फिर से आ गया ना, आज से 5 साल बाद, यानी कि 5 ईयर आफ्टर, या फिर हैंस 5 ईयर, ए और बी का जो रेशो रहेगा इसको 23 की जगह 24 कर लो यार, थोड़ा अच्छा लगेगा। ए और बी का जो रेशो रहेगा वो 1:4 रहेगा, मान लो 5 साल बाद ए और बी का जो रेशो रहेगा वो 1:4 रहेगा। तो आप मुझे बताइए ए और बी की प्रेजेंट एज क्या होगी? देखिए, बताइए कैसे करोगे? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में, कि जब कभी भी आप ये बोलोगे कि ए और बी का एज का डिफरेंस दे रखा है, तो ये जो डिफरेंस दे रखा होता है ना डियर, डिफरेंस हमें हमेशा बचाता है। क्योंकि आज मैं डिफरेंस की बात यूं कह सकता हूं आपसे कि मान लो आपका और आपका भाई है और उसमें 2 साल का अंतर है, तो क्या वो 25 साल बाद भी 2 साल का ही अंतर रहेगा? हाँ, हमेशा ऐसा ही होता है, डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। तो अगर मैं 5 साल बाद का रेशो देख के रखा हुआ हूं, तो क्या मैं ये यहां भी कह सकता हूं कि जो 3 रेशो का बराबर है वो 24 साल की होगा? क्योंकि डिफरेंस ऑलवेज विल बी सेम, डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता। ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है एज का, आप इसे दिमाग में रखें। आपसे मैं बोलूं 10 साल बाद, तो 10 साल बाद भी यही रहेगा भाई, ये चेंज नहीं होगा। हाँ, इतना मुझे ज्ञात है कि जो ये रेशो है ये 5 साल बाद का रेशो है। तो 3 रेशो बराबर 24 है, तो 1 रेशो बराबर 8। तो मैं ये कह सकता हूं ए 8 साल का है और बी 32 साल का है। किसी को कोई आपत्ति? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो दोनों एज हैं ये तो मेरी 5 साल बाद की एज है? हाँ, कह सकता हूं, क्योंकि जो ये रेशो है ये भी तो 5 साल बाद के ही रेशो हैं। तो डिफरेंस, मैंने कहा ना कि डिफरेंस विल बी सेम,
5 साल बाद, 10 साल बाद, डिफरेंस सेम ऑलवेज। तो सर ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? ये 8 और 32 नहीं होगी, आपको इसमें से 5-5 साल घटाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट में ले जाना चाहते हो ना आप, इसलिए। तो 3 साल और 27 साल आपकी क्या हो जाएगी? एज हो जाएगी। डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, प्लीज नोट इट डाउन, आप इसे नोट कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, चलिए ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है कि एज के क्वेश्चंस को ऑलवेज सिंगल वेरिएबल में सॉल्व करें। ये भी एक पॉइंट है जिसे मैं आपको लिखवा रहा हूं। एज के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना है आपको। जैसे कि कभी कभार क्या होता है, सुषमा होती है, रमा होती है, जया होती है, ठीक है, ये इतने सारे लोग हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब इनका रिलेशन दे रखा होता है तो आप सिंगल वेरिएबल मानिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, मैंने कहा ए बी से 5 साल बड़ा, ए बी से 5 साल बड़ा है, जो लिख दिया, हाँ, जो सी से 3 साल बड़ा है। ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो लैंग्वेज का ही तो सारा खेल होता है। आप ये कोशिश करें कि आप सिंगल वेरिएबल लेकर चलें। सिंगल वेरिएबल कैसे लेकर चलोगे? जो का मतलब क्या होता है? जो मतलब इससे जस्ट पहले वाला बी। अगर यहां क्या होता, जो की जगह और होता, उसका भी बता देता हूं। जैसे कि सेम एग्जांपल मैंने ले लिया ए बी से, इससे आपको देखो नॉलेज भी हो जाएगी, पजल पढ़ने वाली नॉलेज भी आपके साथ नहीं होगी तो हो जाएगी। अब 5 साल बड़ा है और सी से 3 साल बड़ा है। अब देखता हूं कि दोनों की इक्वेशन क्या बनती है। मैं आपसे सिंपल सी एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप सिंगल वेरिएबल ले रहे हैं तो ए बी सी को सिंगल वेरिएबल में क्या क्या लिखोगे? ए बी सी को सिंगल वेरिएबल में क्या क्या लिखोगे? लिखाओ। देखिएगा सर, सी से 3 साल, तो सी को एक्स मान लो, तो बी होगा सी से 5 साल बड़ा। ओहो, गड़बड़। ए बी से 5 साल बड़ा है, ठीक है, जो सी से 3 साल बड़ा है। कौन? बी। बी सी से 3 साल बड़ा है और ये इससे 5 साल बड़ा है। तो सिंगल वेरिएबल में इन तीनों की एज ऐसे आएगी। होप सो कि आपने सही किया हो। अब मैं यहां आता हूं, ए बी से 3 साल बड़ा है और सी से 3 साल बड़ा है। ये और किसके लिए आता है? और आता है पहले वाले के लिए, माफ कीजिए, पहले वाले के लिए, हमेशा याद रखना। तो सी से, तो अगर मैं इसको x मान रहा हूं तो क्या मैं इसको x + 3 मान लूं? और ए बी से 5 साल बड़ा है, ये भी आप मान सकते हो और आप अब चेक कर लो चाहे तो। हाँ, अब आपकी सोच है कि आप इसे प्लस मान रहे हैं, माइनस मान रहे हैं, लेकिन मैंने तो 5 साल बड़ा कर दिया, जो कि समझ है, मैंने उस हिसाब से कर दिया है। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या करना है? एज के क्वेश्चंस को ऑलवेज सिंगल वेरिएबल में सॉल्व करना है, आसान रहता है। फिर रिलेशन जो भी एस्टेब्लिश होगा वो आप लगा देना। अंडरस्टैंड माय डियर? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए, समझ में आई बात? वेल डन, बहुत बढ़िया। अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहा हूं। अगला कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या रहेगा? कभी कभी आपको इक्वेशन बनाना भी आना चाहिए। जैसे कि कभी कभार बोल देता है कि ए की 3 साल बाद एज, बी की 2 साल पहले की एज का 3 गुना है। ए की 3 साल बाद की एज बी की 2 साल पहले की एज का 3 गुना है। ए बी से
5 साल बड़ा है। केवल इक्वेशन लिख के बताओ, हमें कुछ और मतलब नहीं है, केवल इक्वेशन के लिए डेटा दे रहा हूं, आप बस लिख के बताइए। चलिए, और भाई अच्छा लगे तो लाइक वाइक करते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज तुमसे ज्यादा कहने का मन भी नहीं है क्योंकि तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। एक बार तो मतलब बहुत तेज फीवर आ गया था, लेकिन मैंने कहा क्लास नहीं लेंगे तो बच्चों को समझ में आता नहीं है, खैर लेकिन फिर भी मैंने कहा लेते हैं क्लास, जरूरी है, एग्जाम पास में है। चलिए, तो मैंने बस लॉजिक से आपसे बात करने की कोशिश करी है कि ए बी से 5 साल बड़ा है, तो ए जो है वो बी से 5 साल बड़ा है। पहले तो आपने सिंगल वेरिएबल बनाया, ए की 3 साल बाद की एज, तो ए की 3 साल बाद की एज कितनी हो गई, ये सब वर्तमान की बात कर रहा हूं। ए की 3 साल बाद की एज बी की 2 साल पहले की एज का 3 गुना है। अब निकाल तो सकते हो आप, x + 8 = 3x - का 6। अरे यार वाह, सही आ गया क्वेश्चन तो, यानी कि 2x = 14 आ गया। तो यहां आप x = 7 निकाल लिया आपने, तो आप ये कह सकते हो b 7 साल का है और ये a 12 साल का है। इक्वेशन भी निकल गई और आंसर भी निकल गया। क्या आपने यही इक्वेशन बनाई है? आप यहां या ना में जवाब दो। अगर आपने यही इक्वेशन बनाई है तो आपका आंसर भी आ गया भाई। क्लियर है माय डियर? कर पा रहे हो आप इजीली? चीजें क्लियर हैं भाई? तो ये एज में इतना कुछ आपको मतलब दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि चैप्टर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं वो अगले कंसेप्ट पर बनते हैं, जिस कंसेप्ट को हम बोलते हैं लड़ाई कंसेप्ट। हमने उसको रेशो में भी सीखा और एज में तो काम आता ही आता है। लड़ाई कंसेप्ट इज नथिंग बट ए और बी का जो रेशो है वो सी और डी के रेशो के रिलेशन में रहता है, और हो सकता है कि दोनों तरफ ऐड हो रहा हो। मैंने आपको सिखाया है, मैं आपसे अब रिलेशन भी चाहता हूं कि यार यहां आप खुद भी एक बार मेरे साथ कोशिश करें। माइनस का x घटाने पर भी बन जाता है कई दफा, और हो सकता है एक घटा रहे हो, एक जोड़ रहे हो, एक घटा रहे हो। तो ये 3 ही शर्त आपके सामने बनेंगी। आपने जो ऊपर वाला रेशो लिया है मैंने आपको बता भी दिया प्रूफ करके कि इसी को ही हम बेस रेशो बोलते हैं लड़ाई कंसेप्ट में। लड़ाई कंसेप्ट क्या काम करता है आइएगा, चलिए देखते हैं कि कैसे आप समझ पाओगे। ठीक है, आइए। तो हम ये कह सकते हैं a × d और b × c। अगर मैंने रेशो में इस वाले हिस्से को बड़ा माना है तो a × d माइनस का b × c। अगर मैंने इस वाले हिस्से को बड़ा माना है रेशो में इधर वाले को, तो बराबर के लिए c × x बड़ा होगा और d × x छोटा होगा, और बीच में माइनस आएगा क्योंकि समान चिन्ह होते हैं तो माइनस आता है। इसमें भी आप करके बताओ, सेम वही कहानी। अगर आपने यहां पर मान लो b × c बड़ा माना है और b × a मतलब a × d छोटा माना है, तो अगर इस बार आपने ये हिस्सा बड़ा माना है रेशो का, तो यहां ध्यान रखें बराबर में जो आएगा वो d × x, बीच में माइनस आना ही है क्योंकि समान चिन्ह है, माइनस आएगा c × x। ये रेशो है, अनुपात है, और ये संख्या आ रही है। अभी रेशो जब मैंने पढ़ाया था तो भी सिखाया था, और अब आप प्रैक्टिकली देख पा रहे हो कि कैसे मैकेनिज्म चलता है। काफी इंटरेस्टिंग है ये चीज भी। ठीक है, चलिए a × d और b × c। तो a × d में से b × c जब आप घटाओगे तो कोई रेशो आ रहा है, और यहां आपको टेंशन नहीं लेनी कि कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि क्या होगा, ऐड होगा यहां पर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, यहां ऐड होने वाला है। एडिशन क्यों हुआ? क्योंकि अलग अलग साइन है तो जुड़ता है। लॉजिकल मैं बात आपसे कह रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हाँ ठीक है, क्लियर है? हाँ, अभी हरियाणा सीईटी का पेपर लगा है कल, पूरा का पूरा पेपर अपनी क्लास से ही आया है। वनपाल रक्षक का पेपर लगा है, एग्जैक्ट क्लास के क्वेश्चंस आए हैं। बहुत अच्छा फील होता है डियर, और यही मैं कहता हूं सीजीएल वीजीएल कुछ नहीं है। अभी जब आप पेपर देखोगे तब आपको अंदाज लग जाएगा। तो ये लड़ाई कंसेप्ट का छोटा मोटा आपके सामने मैंने क्या लिया है, एक नजरिया आपको समझाया। उम्मीद करता हूं कि इससे आप अच्छे क्वेश्चंस बना पाएंगे और स्पीड से बना पाएंगे, क्योंकि ये आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ाता है। क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है इससे और आप फोड़ देते हैं।
क्लियर है? चलिए, लड़ाई कंसेप्ट भी कवर हो गया। अब आप हेडिंग डाल लीजिए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को हम बोलते हैं साझेदारी। अब आप मुझे बताइए साझेदारी क्या होती है। जैसे कि आप एक ए हैं, क्या आप पार्टनरशिप कर रहे हैं यहां पर? अगर आपके पास पैसा है, नहीं कर रहे हैं आप। अकेला आदमी कभी पार्टनरशिप नहीं कर सकता। पार्टनरशिप हमेशा दो या दो से अधिक लोगों में होती है। तो ए को किसकी जरूरत है? बी की जरूरत है। मान लीजिए ए ने 2000 रुपए लगाए, तो ए बी से भी कहेगा भाई तू भी कुछ लगा दे, तो उसने 1500 रुपए लगाए। तो ये तो इनका इन्वेस्टमेंट हो गया कि यार हमने किसी भी धंधे में इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि हमने किसी भी बिजनेस में अपना कैपिटल लगाया है, निवेश लगाया है। ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करना चाहते हैं टाइम के बारे में, अब मतलब टाइम आपका क्या होता है? समय होता है। तो आप ये कहोगे ए जो है, मेरे को लग रहा है कि जब ए ने व्यापार शुरू किया तो ए ने अपना काम चालू रखा, और जो बी भाई साहब हैं वो ए को 3 महीने बाद मिले। तो मैं ये कहना चाहता हूं बी ए से 3 महीने बाद जुड़ता है। मतलब ए जो है वो बी से 3 महीने बाद जुड़ता है, यानी कि 3 महीने उसको ढूंढने में लग गए होंगे। ए ने तो अपना बिजनेस शुरू किया ही था। तो अगर मैं कहूं कि 1 साल का ये बिजनेस है, वर्ष के अंत में, एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि ए बी से 3 मंथ बाद जुड़ा एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि इसने 12 महीने काम किया होगा और इसने 9 महीने ही काम किया होगा, क्योंकि वो 3 महीने बाद जुड़ा है। तो अब जब मान लो वो एक दूसरे से अब प्रॉफिट कैलकुलेट करने बैठेंगे, तो वो किस बिहाफ पर बैठेंगे और किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा? बताइए, क्या क्राइटेरिया होता है प्रॉफिट मिलने का? तो जैसा कि मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 चौके 20 और 5 तिया 15, 4 तिया 12, सॉरी 3 चौके 12 और 3 तिया 9। ये टाइम का रेशो है, ये निवेश का रेशो है। अगर आप इन दोनों रेशो को गुणा कर लेते हैं तो वह आपका लाभ का रेशो बन जाता है, प्रॉफिट का रेशो बनकर आ गया। और आपको दिख भी रहा होगा कि इसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और मिलेगा ही ना यार, ज्यादा समय के लिए रहा है, ज्यादा पैसा भी लगाया है, तो हर चीज को देखा जाता है। और प्रॉफिट इंटू इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट होता है। तो यह पार्टनरशिप का सबसे बड़ा रूल है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम करते हैं तो ये इक्वल टू प्रॉफिट होता है आपके। यानी कि आपने अगर निवेश किया और एक निश्चित समय के लिए किया तो वो लाभ के बराबर है। निवेश इंटू समय लाभ के बराबर होता है। ठीक है, चलिए। तो ये एक लॉजिक है जिसके ऊपर आपके क्वेश्चंस बनते हैं पेपरों में। टाइम का भी मैटर करता है। अब जैसे कि मान लीजिए कभी कोई व्यापार चल रहा है, उसमें जो टाइम है वो सबके लिए सेम है, टाइम एज ए कांस्टेंट। अगर आप ले लेते हो टाइम एज ए कांस्टेंट, आप ले रहे हो, तो आप ये डायरेक्टली कह सकते हो कि जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे वही आपके इक्वल टू प्रॉफिट होगा। ठीक है, कभी कभार आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि भैया देखो ऐसी बात है कि इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालना पड़ जाए, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, प्रॉफिट का रेशो पूछ ले आपसे, मतलब प्रॉफिट का रेशो दे रखा हो तो प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन टाइम ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ बी। आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि आपको कंसेप्ट बता दिया ना मैंने कि अगर आप इन्वेस्टमेंट का रेशो निकाल जाना चाहते हो तो प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट अपॉन टाइम आप लगा दो, बस। क्लियर है? हाँ, ये बहुत सॉलिड तरीका है कैलकुलेट करने का।
आइए, तो अगर एक्चुअल बात आपकी लिखी जाए यहां पर कि अगर कोई पार्टनरशिप आपसे हो रही है, पार्टनरशिप में जो लाभ है, पार्टनरशिप में लाभ है वह हमेशा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशो में बढ़ता है। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, जो लाभ होता है पार्टनरशिप में, जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशो में बढ़ता है। प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशो में बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि मान लो ए और बी है और एक सी है। हो सकता है कि उन्होंने 2:3:4 में इन्वेस्टमेंट किया हो। अगर ए है, बी है और सी है, हो सकता है इन्होंने 1/2, 1/3, 1/4 में इन्वेस्टमेंट किया हो। इन टर्म्स ऑफ रेशो ए, बी और सी है, हो सकता है इन्होंने 1:1/2, 1:2/5 और 1:3/4 ऐसे में इन्वेस्ट किया हो। तो अलग अलग रेशो हो सकते हैं। आपको सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है, सबको सिंपल रेशो में कन्वर्ट करना है और सॉल्व करना है। सिंपल रेशो में बदलिए सबको, ये सही रेशो नहीं है, ये सही रेशो है, तो ऐसा रेशो में बदलना है। एलसीएम लेकर जैसे भी तामझाम आप जानते हो वैसे कर ले सकते हैं आप। क्लियर है माय डियर, समझ में आ गया भाई? आइए अगर मैं आगे चलता हूं मेरे दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने क्या रहता है कि कभी कभार ए बी सी का जो इन्वेस्टमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, इसको x रुपए मिले, इसको x प्लस 300 रुपए मिले, इसको x प्लस 500 रुपए मिले। मैं ऐसे बोल सकता हूं ना लैंग्वेज में। और टोटल इन्वेस्टमेंट इतना था बिजनेस में। टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने बता दिया भाई बिजनेस में कितना है, 2000 है। तो बताओ ए और बी और सी ने कितना कितना लगाया। तो यहां पर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि इन्वेस्टमेंट इजीली नहीं आ जाता है। हाँ ठीक है, इन्वेस्टमेंट इजीली नहीं आता है। आनंद हो गया, 2-4 बच्चे हो गए, भाई तुम पढ़ा लो आकर, आ जाओ। एक्टिव पार्टनर पढ़ाइए, सबर तो रख ले भाई, पहले सारा आनंद चला जाएगा 2 मिनट में। पागलों की तरह कमेंट किया जा रहा है, पता नहीं क्या लॉजिक, दिमाग ही नहीं समझ में आ रहा है। या मैं कर रहा हूं ना अपने तरीके से, सारी चीजें बता रहा हूं ना अपने आप। हद आदमी है यार बिल्कुल। तो यहां हम एबीसी की बात कर रहे हैं और टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 2000 है। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि भाई अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट है तो आप टोटल निवेश को जोड़िए ना, तो 3x प्लस 800 बराबर 1200। तो 3x बराबर कितना आ रहा है, सॉरी 3x प्लस 800 बराबर 2000। तो 3x बराबर कितना आ रहा है, 1200। x बराबर आ रहा है 400। तो हम यहां कह सकते हैं कि सर ये 900 आ गया, ये 700 आ गया और ये 400 आ गया। तो यहां अपना रियल इन्वेस्टमेंट निकल कर आ जाता है कि 974। अब इन्वेस्टमेंट आ गया, हो सकता है टाइम भी अलग अलग हो, है ना, टाइम भी अलग अलग सेंस में चल रहा हो, तो टाइम में भी टाइम का भी गुणा कर देते हैं। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि इन्वेस्टमेंट निकालने के ही काफी सारे तरीके होते हैं। तो क्वेश्चन आपको लगता है कि लेंदी हो गया, लेकिन तरीका बहुत सिंपल है। प्रॉफिट अगर आपको निकालना है, प्रॉफिट अगर बांटना है, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशो आएगा उसमें बटेगा। सिंपल एज सिंपल। क्लियर है माय डियर, चीजें क्लियर हैं? चलिए आइए अब आगे चलते हैं। जैसे कि कभी कभार क्या होता है, ए बी और सी 3 साझेदार है मान लो। इसमें इसका अनुपात मैंने बोल दिया 4 है, ये 5 है और ये 3 है। ये 4 5 3 में आपका जो अनुपात है चल रहा है। ठीक है, चल रहा है, चल रहा है। काफी अच्छा लगा कि जो ये रेशो है ये इन्वेस्टमेंट का रेशो है आपका, ये चल रहा है 4 5 3 के अनुपात में। हमने यहां पर एक कंडीशन और दे दी कि आप प्रॉफिट का
16% डोनेट कर देते हो। तो आप मुझे बताओ कि कभी भी अगर हम डोनेट कर रहे हैं तो वो किसी को मिला क्या? एसडी क्रिएटर नंबर सिस्टम वाली क्लास देखो, सारे क्वेश्चन बना लोगे, बार बार कॉपी पेस्ट मत करो, ठीक है? एक बार बोल दिया है, अब देखते हैं। प्रॉफिट का जो 16% है वो डोनेट कर देता है। अगर मान के चलिए डोनेट अगर आप करवा रहे हो 16% को, डोनेट 16%, ठीक है? तो आप मुझे बताओ कि बचेगा कितना प्रॉफिट? तो आप ये कहोगे सर 84% ही तो बचा, और इस 84% को आपको बांटना किसमें? इन्वेस्टमेंट के रेशो में। सिंपल। तो 12 रेशो बराबर 84%, 1 बराबर 7%। तो आपसे कोई पूछेगा कि ए को कितना मिला, तो आप बोलेंगे 28% मिला, बी को कितना मिला 35% मिला, और सी को कितना मिला 21% मिला। ये आपके क्या हो रहे हैं? तीनों के परसेंटेज निकलकर आ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आपने डोनेट कर दिया। अब जब कभी भी राशि डोनेट होती है ना, तो डोनेशन का किसी को कुछ नहीं मिलता भाई। क्लियर है ना? डोनेशन का किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ चलिए सर, कब मिलता है? तो फिर एक कंडीशन आती है सक्रिय साझेदार वाली। कब मिलता है भाई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको? कब मिलेगा? तो सक्रिय साझेदार वाली कंडीशन में ये होता है, एक्टिव पार्टनर वाली कंडीशन में क्या होता है, आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो जहां पर दो लोग आपके पास हैं, ए और बी हैं, जिसमें से ए ही जो है वो बिजनेस को हैंडल करता है, और ए को एक्टिव पार्टनर की वजह से वजह से 10% प्रॉफिट का मिलता ही मिलता है। तो वो आप अलग से रख दोगे, मिलता है 10% प्रॉफिट का मिलता है। और इनका जो इन्वेस्टमेंट है भाई, ये अच्छा खासा कमा रहा है, ये व्यापार चालू कर दिया, इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है वो 4:5 में किया है। तो मैं अब आपसे पूछूंगा कि आप मुझे बताओ प्रॉफिट किसका क्या रहेगा? तो आपको मैंने बताया था कि जब आप 10% आप अलग से साइड में निकाल कर रख दोगे, तो आपके लिए जो बचा हुआ परसेंटेज है प्रॉफिट का, 90% प्रॉफिट जो बचा हुआ है, ठीक है? हाँ, तो जो 90% प्रॉफिट बचा हुआ है वो बस पूंजी के अनुपात में बटेगा। तो 9 रेशो बराबर 90%, 4 बराबर 40 ए का और 50। लेकिन ध्यान रहे ए को 10% और मिलेगा, वो भी एक्स्ट्रा। रीजन बिहाइंड कि वो एक्टिव पार्टनर है। तो आपका ये देखेंगे कि जो प्रॉफिट का एक्चुअल रेशो है वो 1:1 है, यानी कि इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है? आपको लॉजिक क्लियर हो रहा है? एक बार थम्स अप कर दें अगर अच्छे से समझ में आ रही है चीज, और काफी अच्छे तरह से हम क्लियर कर रहे हैं, हर एक पैटर्न को, हर एक चीज को क्लियर कर रहे हैं हम लोग। क्लियर? समझ में आ गया ना? तो यही होता है बस, एक्टिव पार्टनर हो गया या किसी वजह से आपने किसी को एक्स्ट्रा दे दिया, तो वो एक्स्ट्रा अलग से निकाल दो, बाकी बचे हुए को आप इसी रेशो में बांट दो जो रेशो आपके पास है, बस खत्म यहां पर। ठीक है? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बनता है उस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं आपको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका होता है टाइम वाला। ये बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम देता है, लेकिन आपको लैंग्वेज अगर पकड़ में आती है तो आप कर लोगे। जैसे कि मैंने कहा कि ए ने 5:7:8 में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है? तो आप इसको ऐसा लिखो, 5:8:7:8 मत लिखो, आप इसको लिखो 5,000, आप इसको लिखो 7,000, आप इसको लिखो 8,000। लैंग्वेज को पकड़ना और आंसर निकालना। तो मैं यहां इधर लैंग्वेज लिखता हूं, आप सॉल्व करना। ए व्यापार शुरू करता है, व्यापार स्टार्ट करता है 8,000 रुपए निवेश करके, उस 8,000 रुपए निवेश करके ए व्यापार शुरू करता है ना? ये वाली लाइन यहां आ जाएगी, है ना? क्या मैं लिख ही देता हूं सब। स्टार्ट करते हैं। 3 मंथ बाद
बी भी 7,000 रुपये लगाकर शामिल हो गया। 3 मंथ बाद बी भी 7,000 रुपये लगाकर शामिल हो गया। उसके 3 महीने बाद सी भी 8,000 रुपये लगाकर शामिल हो गया। तभी ए अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है। ठीक है, तो बताइए प्रॉफिट का रेशो क्या होगा एबीसी का? ओहो, सही लिख लो इसको, ए 5,000 लिख लेना तो। ए को 5,000 लिख लो। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 3 महीने बाद कौन आता है? बी भी आ जाता है। तो यहां मैं कह सकता हूं कि 3 महीने बाद आया, और ये 1 साल की बात है ना, वर्ष के अंत में, एंड ऑफ द ईयर। 3 मंथ बाद बी भी 7,000 रुपये लगाकर आ गया। उसके 3 महीने बाद सी भी 8,000 रुपये लगाकर आ गया। ठीक है, अब इन्होंने साल भर काम किया ही है, तो इसने 9 महीने काम किया होगा, इसने 6 महीने काम किया होगा। लॉजिक समझ रहे हो ना? क्योंकि जब शुरुआत किया था तब ठीक था। अब मुझे बताओ कि 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके ए बी के साथ जुड़ लेता है, ये 3 महीने बाद आया, यहां तो काम शुरू है, तो 9 महीने तक काम किएगा। जो सी है वो और 3 महीने बाद आया है, वो 6 महीने करेगा, क्योंकि 6 महीने तो कवर हो गए ना शुरू के, तो लास्ट के 6 महीने करेगा। लेकिन तभी है ना ए निकल जाता है, यानी कि वो 6 महीने बाद जब आया और इसने फिर 6 महीने ही काम किया होगा, और क्या, क्योंकि वो निकल गया ना 6 महीने बाद में ही। देखो जैसे ही सी आता है तभी ए अपनी सारी पूंजी लेकर निकल लेता है। तो बस अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो आपकी कट गई। टाइम का रेशो 5 6 पंजे 30, 9 7 63 और 8 6 48। 3 से कटेगा कितनी बार? 15 बार। 3 से कटेगा 21 बार, और 3 से कटेगा 16 बार। बताओ भाई। ठीक है, तो 15 21 16 और काट लें। अरे भाई क्या कर दिया, 3 से 10 बार, 10 21 16। ठीक है, क्लियर? आपको मैं बता देना चाहता हूं, एसएससी एग्जाम्स, नॉन टेक्निकल और रेलवे एग्जाम में आज सब्सक्रिप्शन लीजिए, 20% का ऑफर पाइए, और आज लास्ट डे है 21 तारीख। ठीक है, स्टोर में भी आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आपको मेरे साथ में जुड़ना है।